Hello, good morning all. मैं डॉक्टर पूनम चंद, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड सिरोही। स्टूडेंट्स, आज हम इनकम टैक्स के बेसिक के बारे में बात करेंगे। यूँ तो पहले भी हमने वीडियो बनाए हैं इनके बेसिक से रिलेटेड, लेकिन आज को एक ऐसी बात सामने आई जिसे आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत आवश्यक है। स्टूडेंट्स, पूरे साल आप इनकम टैक्स बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और अच्छे से आप जवाब भी देते हैं, लेकिन बहुत ही जगह या बहुत सी बार ऐसा देखा गया है जब हम कॉपियों का असेसमेंट करते हैं उस समय आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के सही तरीके से जवाब नहीं दे पाते हैं, और वही जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं या मान लो छोटे की जगह कोई बड़ा क्वेश्चन भी आ जाए जो थ्योरेटिकल हो। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तो आप कर देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अगर आप अटक जाओ तो फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे। तो ऐसे ही सरल क्वेश्चंस आते हैं जिनका आप ठीक ढंग से जवाब नहीं दे पाते हैं, इसीलिए यह वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। तो आज हम इनकम टैक्स की कुछ बेसिक के बारे में बात करेंगे जिनमें प्रमुख हैं। सबसे पहले आयकर की विशेषताएं, फिर है आयकर लगाने के उद्देश्य और भारत में आयकर का संक्षिप्त इतिहास। मोस्टली ये एक बड़ा क्वेश्चन बनता है जो लगभग आपके 15 नंबर का आता है, हर बार आता है एग्ज़ाम में, लेकिन जो थ्योरेटिकल आंसर देने वाले बच्चे होते हैं उनसे इसका सही तरीके से जवाब नहीं दिया जाता है, यानी कि क्वेश्चन आने के बावजूद भी वो ठीक ढंग से उसको बता नहीं पाते हैं। तो इसी से संबंधित आज का ये वीडियो है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज आयकर की विशेषताएं। आयकर की विशेषताओं में सबसे पहले हम देखते हैं कि आयकर एक प्रत्यक्ष कर है, और प्रत्यक्ष कर के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, फिर भी हम एक बार वापस से रिपीट करते हैं कि प्रत्यक्ष कर क्या होता है। जब कोई कर किसी व्यक्ति पर लगाया जाता है और वही व्यक्ति उसका भार वहन करता है, किसी अन्य व्यक्ति को उसे हस्तांतरण नहीं करता है या किया जा सकता है, तो ऐसे कर को प्रत्यक्ष कर कहते हैं, और आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, क्योंकि ये जो छोटी छोटी लाइनें हैं, जो विशेषताएं पूछी जाती है, इन्हीं को अपने को डिस्क्राइब करके लिखना होता है। जैसे सबसे पहली जो इसकी विशेषता है वो है आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। फिर आगे आता है दूसरा, आयकर एक केंद्रीय कर है, चूँकि यह केंद्र सरकार द्वारा लिया या चार्ज या वसूल किया जाता है, इसलिए यह केंद्रीय कर है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट विशेषता की, आयकर गत वर्ष की शुद्ध कर योग्य आय पर लगाया जाता है। आयकर गत वर्ष की शुद्ध कर योग्य आय पर लगाया जाता है। एक व्यक्ति की एक गत वर्ष की शुद्ध कर योग्य आय की गणना आयकर अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है। जो भी प्रावधान आयकर अधिनियम के अंतर्गत दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग की जाती है। नेक्स्ट है, आयकर प्रमुख सीमा की राशि से अधिक पर लगाया जाता है, यानी आयकर प्रमुख सीमा का मतलब यहाँ पे कर मुक्त सीमा से है। तो आयकर कर मुक्त सीमा की राशि से अधिक पर लगाया जाता है। आयकर अधिनियम में करदाता की शुद्ध कर योग्य आय का एक निर्धारित हिस्सा कर से मुक्त होने का उल्लेख होता है। इस निर्धारित हिस्से को कर मुक्त आय की सीमा कहते हैं। यदि कुल आय इस सीमा से अधिक है तभी करदाता द्वारा आयकर चुकाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आयकर प्रत्येक करदाता द्वारा देय होता है। आयकर सभी प्रकार के करदाताओं द्वारा देय होता है। प्रति का मतलब है प्रति करदाता द्वारा देय होता है यहाँ पे, यानी प्रत्येक करदाता द्वारा देय होता है। आयकर प्रत्येक करदाता व्यक्ति, फर्म, कंपनी, HUF द्वारा देय होता है। इसके अंतर्गत यानी इससे कोई भी अलग नहीं रह सकता, आयकर सभी के द्वारा भुगतान किया जाता है। इसमें एक मुख्य बात यह है कि कई बार कंपनी द्वारा जो आयकर चुकाया जाता है उसे निगम कर कहा जाता है। नेक्स्ट है, आयकर गत वर्ष की आय पर लगाया जाता है। जैसे कि अपन ने ऊपर देखा था कि आयकर जो है वो गत वर्ष की आय पर लगाया जाता है।
नेक्स्ट है आयकर कर निर्धारण वर्ष में प्रचलित दरों से लगाया जाता है। आयकर का जो भुगतान है वो चालू कर निर्धारण वर्ष में या चालू जो वर्ष होता है उसमें लगाया जाता है। आयकर की गणना, भुगतान व वसूली का कार्य प्रत्येक गत वर्ष से संबंधित कर निर्धारण वर्ष में किया जाता है। इसके बाद है आयकर में आय को विभिन्न खंडों या स्लैब्स में बांटते हुए विभिन्न दलों से कर लगाया या दरों से कर लगाया जाता है। यानी कि आयकर जो है वो विभिन्न अलग अलग दरों से लगाया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आयकर की जो स्लैब्स हैं वो अलग अलग निर्धारित की हुई है। प्रत्येक स्लैब में कर की जो दर होती है वो बिल्कुल अलग होती है। किसी भी करदाता की आय को आयकर लगाने के उद्देश्य से विभिन्न खंडों यानी स्लैब्स में बांटा जाता है। आयकर लगाने की इस विधि को स्लैब सिस्टम कहते हैं, यानी स्लैब सिस्टम के अकॉर्डिंग आयकर लगाया जाता है। नेक्स्ट है इसके बाद आयकर जो है वो आर्थिक रूप से धनी व्यक्तियों पर अधिक लगाया जाता है, क्योंकि जो कमज़ोर तबके के व्यक्ति होते हैं जिनकी इनकम कम होती है उन पर इनकम टैक्स कम लगाया जाता है, क्योंकि वो तो करमुक्त सीमा के अंतर्गत रह जाते हैं या करमुक्त सीमा के इर्द गिर्द ही रहते हैं। जबकि आर्थिक रूप से सक्षम जो व्यक्ति होता है उस पर आयकर अधिक लगाया जाता है। फिर है नेक्स्ट आयकर की राशि का बंटवारा। यद्यपि आयकर केंद्रीय सरकार द्वारा वसूल किया जाता है, किंतु इसकी संपूर्ण राशि पर केंद्रीय सरकार का अधिकार नहीं होता है। आयकर की राशि का केंद्र एवं विभिन्न राज्यों के बीच विभाजन वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। यानी कि इनकम टैक्स जो है उसको वसूल तो किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा, लेकिन सारी की सारी जो राशि है आयकर की वह केवल केंद्र सरकार के पास ही न रह के केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों के बीच बंटती है। और ये जो कार्य करता है यानी बांटने का जो कार्य करता है वह वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर उन दोनों में बांटा जाता है। परंतु राज्य सरकार को निम्नलिखित राशियों में हिस्सा प्राप्त नहीं होता है। जो अभी बताता हूँ मैं आपको कि कौन कौन सी राशियों में इनको हिस्सा नहीं मिलता है, यानी राज्य सरकार को हिस्सा नहीं मिलता। कंपनियों से प्राप्त आयकर पर राज्य सरकार का अधिकार नहीं होता। अधिभार यदि कोई हो उस पर भी राज्य सरकार का अधिकार नहीं होता। और शिक्षा उपकर, यानी 3 तरह की जो राशि है इनकम टैक्स की उन पर राज्य सरकार का अधिकार नहीं होता है। इसके बाद हम बात करते हैं आयकर लगाने के उद्देश्य। आयकर लगाने का उद्देश्य क्या है, आयकर लगाने के पीछे क्या क्या उद्देश्य रहे, किस वजह से आयकर लगाया गया, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। प्रारंभ में आयकर लगाने का उद्देश्य उन आर्थिक हानियों की पूर्ति करना था जो सन 1857 के सैनिक विद्रोह के कारण उत्पन्न हुई थी, किंतु वर्तमान में इसे लागू करने के पीछे निम्नलिखित उद्देश्य हैं, जिनमें प्रमुख हैं आय का स्थायी साधन। जैसे आयकर जो है वो सरकार की आय का प्रमुख साधन भी है और एक स्थायी साधन भी है। सरकार को देश एवं जनहित में अनेक कार्य करने होते हैं, जैसे शत्रु देशों से देश की सुरक्षा करना, देश में कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, जनोपयोगी कार्य करना। इन सभी कार्यों के लिए सरकार को निरंतर धन की आवश्यकता पड़ती है, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आयकर के द्वारा सरकार को प्राप्त हो जाता है। आय के स्थायी व निरंतर साधन बनाए रखने के उद्देश्य से सरकार आयकर लगाती है और वसूल करती है, क्योंकि ये आय का एक प्रमुख साधन और स्थायी साधन है, जिस वजह से गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि ये जो है वो प्रमुख रूप से स्थायी साधन बना रहे। आर्थिक विषमताएं दूर करना भारत सरकार का लक्ष्य है। देश में समाजवादी समाज की स्थापना करना।
तथा देश में समाजवादी समाज की स्थापना तभी संभव है जब देश में अमीरों व गरीबों के बीच की खाई को पाटा जा सकता है। आयकर के माध्यम से सरकार अपने इस कार्य की पूर्ति या इस लक्ष्य की पूर्ति में धीरे धीरे सफलता प्राप्त कर रही है। नेक्स्ट है बचत एवं विनियोगों को प्रोत्साहन। सरकार द्वारा आयकर अधिनियम में कुछ इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं कि जनता को बचत करने व विनियोगों में वृद्धि करने का प्रोत्साहन मिलता रहे। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति अपने जीवन साथी या अपने बच्चों का जीवन बीमा कराता है अथवा कुछ निर्धारित योजनाओं में रकम जमा करवाता है, तो उसके द्वारा चुकाई गई रकम को सकल कुल आय में से अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक कम कर दिया जाता है, जिससे उसकी कर योग्य आय कम हो जाती है और कर दायित्व भी कम हो जाता है। नेक्स्ट है पूंजी निर्माण। देश में पूंजी का निर्माण। पूंजी निर्माण जब कोई व्यक्ति अपनी बचत को विनियोगों के रूप में जमा कराता है तो इससे देश में पूंजी निर्माण में वृद्धि होती है। सरकार इस धन को भी महत्वपूर्ण कार्य में प्रयोग करती है। अब बात करते हैं हम भारत में आयकर का संक्षिप्त इतिहास। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। भारत में आयकर का जो संक्षिप्त इतिहास है वो कुछ इस प्रकार से डिस्क्राइब किया गया है। स्वतंत्रता से पूर्व की स्थिति और स्वतंत्रता के बाद की स्थिति। स्वतंत्रता से पूर्व की स्थिति के अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं आयकर का जो प्रारंभ है वो भारत में सर्वप्रथम आयकर की जो शुरुआत है वो 1860 से हुई है और इसके जो जनक हैं वो सर जेम्स विल्सन कहलाते हैं। यानी भारत में आयकर की शुरुआत सर जेम्स विल्सन द्वारा 1860 में की गई। फिर है आयकर अधिनियम 1886। सन 1860 के बाद आयकर प्रावधानों में के अंतर्गत बहुत से अधिनियम और भी बनाए गए, जिनमें प्रमुख थे 1863, 1867, 1871, 1873, 1880 तथा इन सब को एक जगह इकट्ठा करके 1886 के अंतर्गत ये एक अधिनियम में परिवर्तित कर दिया गया। तो यह आयकर अधिनियम 1886 कहलाए। फिर है इसके बाद आयकर अधिनियम 1918। आयकर अधिनियम 1886 में भी अनेक बार परिवर्तन या संशोधन किए गए। प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न वित्तीय संकट को दूर करने एवं आय के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में आयकर का प्रयोग किए जाने के उद्देश्य से एक नया आयकर अधिनियम 1918 पारित किया गया। इसके बाद नेक्स्ट है आयकर अधिनियम 1922। इनकम टैक्स एक्ट 1922। सन 1918 का अधिनियम केवल 4 साल ही प्रभावी रहा और इसके स्थान पर एक नया अधिनियम आयकर अधिनियम 1922 पास किया गया। आयकर के इस नवीन अधिनियम की सबसे प्रमुख व्यवस्था थी कि गत वर्ष के आधार पर कर लगाने का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया। ये तो थी आयकर की स्वतंत्रता से पूर्व की हिस्ट्री। अब बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद की हिस्ट्री। तो स्वतंत्रता के बाद जो स्थिति थी वो कुछ इस प्रकार की थी। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने आयकर अधिनियम को जटिलताओं से या आयकर अधिनियम की जटिलताओं को न्यूनतम करने के उद्देश्य से समय समय पर विभिन्न आयोगों और समितियों की स्थापना की, जिनमें 1953 में टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन तथा 1958 में डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कमीशन की स्थापना की गई। इन दोनों आयोगों के सुझावों के आधार पर आयकर अधिनियम 1961 भारत में पारित किया गया। जो आयकर अधिनियम 1961 में पारित किया गया वह आज वर्तमान में भी लागू है और यह अधिनियम 1 अप्रैल 1962 से प्रभावी हुआ। इस अधिनियम के
के दौरान यह पाया गया कि यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू किया गया और 1 अप्रैल 1962 से ही संपूर्ण भारत में प्रभावी हुआ। लेकिन सिक्किम के अंतर्गत यानी सबसे बाद में यह सिक्किम में लागू हुआ, जो है 1 अप्रैल 1990। वहाँ पे ये 1 अप्रैल 1990 से प्रभावी हुआ। ओके, थैंक यू।